15 साल हो चुके हैं उस चीज को जो कि अगर शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में ना होती तो आज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बहुत चीजें बहुत अलग तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं। और मैं बात कर रहा हूं जिमी एंड जे ऊसो यानी कि ऊसोस के डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन करने की। वैसे ये जो फोटो भी पोस्ट किया ना इन्होंने, इसी से हमको पता चलता है भाई पूरे 4 फेज रहे हैं, 4 नहीं वैसे 5 बोलूंगा मैं, कि एक तो बिल्कुल इनिशियल वाला उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ सीन चला था, उसके बाद वो जो फेस पर पेंट लगा के आते थे पूरे समोअन कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे, उसके बाद जब उनका हील टर्न हुआ पूरे डार्क हो गए, फिर उसके बाद अब जब ब्लड लाइन में आए एंड देन अब ब्लड लाइन के बाद का जब ये अलग अलग भी हुए तो कैसे हमको जिमी और जे दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटीज भी देखने को मिली एंड देन अब ये दोबारा से ब्लड लाइन हो गए एक साथ आ चुके हैं। तो सोच रहे हो जो हम कह रहे हैं कि रोमन रेंस की स्टोरी ब्लड लाइन है, मतलब आप कह सकते हो कि हर एक बंदे ने एक दूसरे को फायदा दिया है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग कन्वर्सेशन में इस बारे में बात ना करें कि अगर कैसे ऊसोस ना होते तो रोमन रेंस के भी ट्राइबल चीफ वाला गिमिक शायद कभी बन ही नहीं पाता, क्योंकि फिर उसकी कुछ तो ट्राइब होनी चाहिए ना, तो इसलिए वो ऊसोस ने कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो भाई 15 साल हो चुके हैं उस बात को, और बहुत ऐसा मतलब 15 साल जब ऐसा होता है कि रोमन रेंज से भी पुराने हैं तो फिर सोच क्या लगता है कि भाई ये बंदे बहुत पुराने टाइम से और रोमन रेंज से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो लिस्ट जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दी अपने 2024 के, जो उनकी राइवलरीज रही हैं कौन सी हैं 10 की 10। तो नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रॉनसन रीड को उन्होंने रखा है 9 पर। एंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेस, मेरे लिए ये बहुत यूनिक राइवलरी है क्योंकि इसकी स्टोरी ही ये है कि ये मैचेस ही रेसल कर रहे थे और फिर भी कैसे इसने बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया। बेली वर्सेस डैमेज कंट्रोल, कुछ नहीं बोलूंगा ज़्यादा मैं इसके बारे में। एले नाइट और लोगन पॉल, ये भी मतलब ठीक ही है। फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट था वो जब जजमेंट डे की बात थी। उसके बाद 5वें नंबर पर सैमी ज़ेन और गुंथर। 4थे नंबर पर कोडी रोड्स एंड रॉक की राइवलरी को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखा है। अभी इसको दिमाग में अच्छे से डाल के सुनना, भी और आगे इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन। नंबर 2 पर ओजी ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन। और मेरे जो सीना है ना उसको इतनी ठंडक पड़ी है जब नंबर 1 पर मैंने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने लिस्ट किया है सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर को, जो कि वेल डिजर्विंग था। 2024 में मतलब सबसे यूनिक काम अगर किसी ने किया तो वो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक ही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी में डेप्थ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी हिस्ट्री भी है, लेकिन अगर सिर्फ 2024 साल की बात करें तो डेफिनेटली ये सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का स्पॉट है। कोई ऐसी एक राइवलरी है जो कि आपको लग रहा है इस लिस्ट में मिसिंग है और उसका स्पॉट बनना चाहिए था तो बता सकते हो आप मुझे कमेंट में। जिला फाटू के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले टाइम में वो आएंगे, इसके बारे में हम लोग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन इंडी शोज के अंदर उन्होंने अभी से जो स्टोरी है उसको भी बनाना शुरू कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब अपने शोज के अंदर वो सोलो सिकोवा को कॉल आउट कर रहे हैं और सोलो सिकोवा को कॉल आउट करने के साथ साथ वो जे ऊसो का यीट भी कर रहे हैं। और आपको पता है सोलो सिकोवा को तो बिल्कुल यीट सुनना पसंद है नहीं। और इसके साथ साथ उन्होंने ट्वीट करके जो टेकिंग इट ऑल करके लिरिक्स आता है ना सोलो सिकोवा के म्यूजिक में, वहां पे उन्होंने लिखा आई वांट इट ऑल, यानी जो भी सब सोलो सिकोवा के पास है उसको जिला फाटू चाहते हैं। अभी ये वाले ट्वीट से तो ऐसे लग रहा है। कल वैसे मैंने बोला था आपको कि आप बताना कि ट्राइबल चीफ सस्ता ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर बढ़िया था या फिर एनफोर्सर वाला सोलो सिकोवा का। आप जेन्युइनली जो मैंने आप लोगों का भी जिसमें देखा है कमेंट भाई वो यही है कि सारे लोग पसंद कर रहे हैं सोलो सिकोवा के ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को। कहाँ जब उसे लोग सस्ता ट्राइबल चीफ कहते हैं तो वही सस्ता ट्राइबल चीफ होना ही उसका कैरेक्टर है, क्योंकि एनफोर्सर के अंदर वो लेयर्स कम थी, लेकिन ये ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के अंदर जो सोलो सिकोवा ने अपनाया वो और ज्यादा अपना जो टैलेंट है, जो स्किल है, जो एबिलिटी है, क्या वो और अलग कर सकते हैं हटके, वो भी दिखाया। तो भाई ये तो जस्टिफाई होता है फिर कि क्यों रोमन रेंस की स्टोरी लाइन ओरिजिनल ट्राइबल चीफ बनने की है, क्योंकि अगर कभी सस्ता ट्राइबल चीफ होता ही ना तो रोमन रेंस को वो उला फाला की जंग ही नहीं लड़नी पड़ती। डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो वॉर गेम्स मैच के अंदर भी कैमरा लगा के रखा हुआ था, थोड़ी थोड़ी झलकियां तुमको अलग अलग जगह से मिल रही थी, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरी उसकी वीडियो पोस्ट कर दी है। कुछ फनी चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे उनको आपस में एक साथ देखना, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई एक इतने सारे बंदे एक केज के अंदर कैसे बंद हैं। सीएम पंक यहाँ पे थोड़ा सा चिढ़ाते भी हैं रोमन रेंस को कि हाँ भाई दिस यू ट्राइबल चीफ, तुम जाओ यहाँ से, लेकिन उसके बाद वो धक्का देके निकल जाते हैं। और यहाँ पे यीट वाला ये सबसे मुझे फनी लगा कि यीट सारे के सारे लोग मिलके एक साथ कर रहे हैं। जिमी ऊसो भी सीएम पंक रोमन रेंस को देख के यीट कर रहे हैं और रोमन रेंस ने भी उसमें ऐसे नॉड किया। तो ये भी अपना टाइम बहुत उस केज के अंदर एंजॉय कर रहे थे। एक तो होता है ना कि हमारा तो जो सारा ध्यान है वो रिंग में क्या चल रहा है उसके ऊपर होता है, वो इस वजह से क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के उस समय वही वाले कैमराज ऑपरेट हो रहे थे, उसी से वो हमको दिखा दें। लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ी अलग से क्लिप दिखा दी। अब सोशल मीडिया की वजह से भी डब्ल्यूडब्ल्यू अब ऐसे कंटेंट दिखा रही है कि थोड़ी अंदर की बातें भी दिखाएं। अब लग रहा है थोड़ा ज्यादा भी कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू
स्टोरी दिखा दी थी, जैसे वो नाकामुरा की एंट्रेंस को कैसे पूरा ट्रिपल एच प्लान कर रहे थे, वो थोड़ा ऐसा लगता है कभी कभी ज़्यादा हो जाता, लेकिन अब भाई नॉर्मलाइज हो गई इन चीज़ें, तो ऐसा बहुत भी कुछ अलग नहीं है। विंस होते तो हड्डियां तोड़ देते अगर कोई ऐसा करता तो। कल वाली वीडियो के अंदर ही मैं आपको बता रहा था कि एक नए सुपरस्टार को लाने की बात हो रही है, जो कि कार्मेलो हेज से बोल रहे हैं। वो टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी यूट्यूब वीडियो कुछ ऐसे दिया था। अब उस नए सुपरस्टार में कार्मेलो हेज खुद ही बता रहे हैं कि वो कौन सा बंदा है। क्या जेम्स एल्सवर्थ वापस आ रहे हैं? कार्मेलो हेज ने निक ऑल्डिस को टैग करके स्मैकडाउन के साथ ये जेम्स एल्सवर्थ की फोटो को पोस्ट किया, तो वैसे लोग सोच रहे भाई क्या सच में जो जेम्स एल्सवर्थ है वो आ रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने एक और फोटो देखी तो मुझे लगा भाई हो सकता है यहाँ पे अभी जो कहानी है वो कुछ और अलग तरीके से वर्क करे, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ जेम्स एल्सवर्थ की नहीं बल्कि साथ में जॉन सीना की भी फोटो पोस्ट की है। हालांकि जेम्स एल्सवर्थ को थोड़ा सा लग रहा है ऐसा ज्यादा उनको एनर्जी आ गई है देख के, उन्होंने रिप्लाई भी किया कि दिस इज बाय कार्मेलो हेज इज हिम, जो कि वो अपने आप को बुलाते हैं। और कमेंट में फिर कार्मेलो हेज उनसे पूछते हैं रिप्लाई में, सी यू फ्राइडे, आ रहे हो तुम फ्राइडे में? तो जेम्स एल्सवर्थ कहते हैं भाई ये है मेरी बुकिंग मेल, इसमें जाके बुक कर लो और मैं आ जाऊंगा। तो मैं तो मिस करता हूँ वैसे जेम्स एल्सवर्थ को, लेकिन अगर हम थोड़े ऑन अ सीरियस नोट बात करें तो जॉन सीना भी क्या हो सकते हैं? देखो नहीं होगा भाई, क्योंकि कार्मेलो हेज और जॉन सीना इसको फैंटेसी वर्ल्ड में डाल के बहुत रखा जा रहा है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से जॉन सीना की शुरुआत करेगी नहीं। तो देखते हैं अब क्या होगा, बट हाइप तो बना दी अब नए सुपरस्टार को लेके। एक रेसलिंग कार्ड 1 करोड़ की वैल्यू का बिका है, और ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोफेशनल रेसलिंग में नंबर आया कि किसी कार्ड के लिए इतनी ज्यादा वैल्यू लगी। और ये जो कार्ड है वो होगन के नाम से बिका है, क्योंकि आपको पता है पुराने टाइम के बहुत बड़े वो लेजेंड रहे हैं, मतलब अपने टाइम में उनका सिक्का चलता था। ये जो नंबर है टोटल वो है 1,32,000 US डॉलर के अंदर, जो कि इंडियन रुपीज में आप 1 करोड़ 11-12 लाख के आसपास मान सकते हो। ये होगन के नेम से बिका है। सोच रहे हो कि तो कब अब भी मतलब कैसे वो लोग हैं जो पुरानी वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई इतना महंगा कार्ड बिका नहीं है, रेसलिंग ऑल स्टार्स का ये है, तो ये होगन ने अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया। तो अभी कभी भूलने में लगा ना कि ऐसे पुरानी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री क्या है, तो होगन का नेम इसलिए वहां पे छपा रहता है, क्योंकि भाई उनके नाम में ही बहुत ज्यादा वो है वैल्यू जो उन्होंने तब किया था। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्सस ग्रुप दोबारा से वापस आ सकता है? तो आई थिंक इसके बारे में हम कभी ना कभी कन्वर्सेशन करते रहते हैं कि ऐसा लग रहा है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। लेकिन अब हीथ स्लेटर जो कि ओरिजिनली इस नेक्सस ग्रुप का पार्ट रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि वो पुश कर रहे हैं ट्रिपल एच को कि वो नेक्सस को लेके आए। मतलब इस तरीके से वो दिखाते हैं कि ट्रिपल एच के सामने उनकी ये ऐसा है अर्जी कि भाई तुम नेक्सस को दोबारा से लेके आओ। वो कहते हैं कि देखो भाई जब हम पहले थे ना तो हम बॉयज थे, अब हम कोई बच्चे नहीं रह गए हैं, अब हम एक ग्रोन मैन बन चुके हैं। तो इमेजिन करो अगर हम दोबारा अब वापस आते तो क्या डोमिनेंस दिखाएंगे। बाकी नेक्सस के बारे में आपको सब कुछ पता ही है। जॉन सीना की जो के साथ जो उनकी स्टोरी लाइन थी, मैं तो नेक्सस को उसके लिए ज़्यादा याद रखता हूँ कि कैसे जॉन सीना ने सारे ऑड्स को भी उस समय ओवरकम किया था। लेकिन बहुकाल दबदबा सा तो था अलग सा। जैसे अभी के टाइम में हम देख रहे हैं ना कि फैक्शंस आ रही हैं ट्रिपल एच की वजह से, वो टाइम विंस के टाइम में था फैक्शंस का, तो वो तो उसको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते थे कि आ गए तो बस फिर भाई खलास ही कर देंगे। और वहां से फिर कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी बने हैं। तो अभी पता नहीं होगा या फिर नहीं, लेकिन फैंस तो कुछ है मिक्स ओपिनियन है, कह रहे हैं 2024-25 में किसको नेक्सस चाहिए, मुझे तो चाहिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की रैंकिंग की तो हमने बात करी, लेकिन ब्लीचर रिपोर्ट ने भी रैंक किया है रोमन रेंस के टॉप 5 जो लेजेंडरी राइवल्स रही हैं, जो फ्यूड रहे हैं। वो आप बताना आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हो। नंबर 5 पर रखा गया है जे ऊसो को, नंबर 4 पर रखा है केविन ओवंस को, नंबर 3 पर रखा है डैनियल ब्रायन को, नंबर 2 पर है सेथ रॉलिंस और नंबर 1 पर है ब्रॉक लेसनर। अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा मेमोरेबल मूवमेंट्स अगर मैं याद करूं रोमन रेंस के करियर में, तो उसमें एक नाम यहाँ पे मिसिंग है, वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। बाकी आई डोंट थिंक सो मेरे लिए ये इतना आसान है कि मैं इसको रैंकिंग में रख सकूं। ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस डेफिनेटली जो टॉप 2 नेमों से, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन इस पर डिबेट हो जरूर सकती है। आपके हिसाब से बताना सेथ रॉलिंस है सबसे ग्रेटेस्ट राइवल रोमन रेंस का, या फिर वो नाम ब्रॉक लेसनर का है? डेफिनेटली बिजनेस बनाने के हिसाब से तो नाम ब्रॉक लेसनर ही है, लेकिन शायद स्टोरी लाइन डेप्थ की बात करें या भी और भी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में, चांस है कि शायद एट द एंड ऑफ रोमन रेंस करियर उसमें सेथ रॉलिंस का नाम टॉप पे हो। एक एंगल मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रू मैकिंटायर अब रोमन रेंस तक पहुंचने वाले हैं। वो किस वजह से? क्योंकि उन्होंने मंडे नाइट रॉ में सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया। सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया, जे ऊसो को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम ब्लड लाइन है। रोमन रेंस ने क्लैश एट द कैसल में उनके साथ क्या किया था। अब एक और कॉमन चीज है यहाँ पे, वो है पॉल हेमन का रोमन रेंस के साथ आ जाना। तो अब क्योंकि पॉल हेमन और सीएम पंक इनकी आपस में दोस्ती है, तो ये भी एक और फैक्टर बनाएगा ड्रू मैकिंटायर के लिए कि वो क्यों रोमन रेंस तक पहुंचे। पहले सीएम पंक से होते हुए पॉल हेमन और पॉल हेमन से होते हुए रोमन रेंस। रेसलमेनिया 41 को लेके वैसे अभी बहुत सारी डिस्कशन चल भी रही है इस बारे में कि कौन होगा रोमन रेंस का अपोनेंट, और इसी से रिलेटेड हम आज नेक्स्ट जो फाइनल बात करने वाले हैं वहां पे वो उनके अपोनेंट को लेके ही है भाई। और सच में अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिस्ट निकाली है कि कौन है 2024 की सबसे बढ़िया राइवलरीज, उसमें एक नाम कोडी रोड्स और रॉक
का भी है। लेकिन भाई एक बात सोचो, ये कैसी राइवलरी है जिसमें अभी तक इन दोनों के बीच में कोई सिंगल्स मैच ही नहीं हुआ। फिर लोग कह रहे हैं कि रोमन रेंस के को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली यहाँ पे, मतलब रोमन रेंस और कोडी रोड्स की राइवलरी कुछ नहीं। उससे ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिस्ट बनाई है रॉक एंड उससे ऊपर क्या लिस्ट में नाम ही नहीं है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का। तो यानी कि जो रेसलमेनिया में हुआ इस साल वो तो मेन अगर देखो तो किसकी स्टोरी लाइन है, फिर तो इस हिसाब से वो कोडी रोड्स और रॉक की स्टोरी लाइन है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो लिस्ट निकालती है ना, उसको ऐसे ही मत समझना कि उन्होंने बिल्कुल सही में बिल्कुल रिव्यू करके या असेसमेंट करके किया है। वो इस हिसाब से भी लिस्ट निकालते हैं कि हमको आगे क्या करना है, तो लोग भी इसको इस नजरिए से देखें ताकि हम उस हिसाब से स्टोरी लाइन को आगे बना पाए। तो फिर क्लियर कहानी यहाँ पे तो यही लग रही है कि रेसलमेनिया के अंदर जो मैच होगा वो कोडी रोड्स और रॉक का ही होने वाला है। फिर रोमन रेंस का स्पॉट क्या, फिर तो वही बात आ जाती है कि सोलो सिकोवा से लड़ेंगे क्या वो नेटफ्लिक्स में नहीं होगा क्या, फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल में नहीं करेगी। जेकब फाटो का नेम आता है, फिर उस मिक्स में आप ड्रू मैकिंटायर को भी डाल सकते हो कि क्या पता ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस की स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे रेसलमेनिया तक लेके जाए कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होने लगे। इन सारी चीजों को देखने सुनने के बाद भाई मुझे तो यही लग रहा है कि क्या रोमन रेंस अब उतने इंपॉर्टेंट फील नहीं हो रहे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने जो मतलब मेरी नजर में तो भाई वो सबसे बड़ा स्टार ही है जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए पिछले कुछ साल रोमन रेंस ने दिए हैं। तो उनके लिए तो ऐसा बैकअप या ऑल्टरनेटिव में डब्ल्यूडब्ल्यूई रखेगी कि चलो पहले सब कुछ देख लेते हैं, फिर जो रोमन रेंस के हाथ में है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे तो अभी डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिर पे भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मेरी नजर में तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी नहीं देखने वाले कि चलो जो मेन है वो कर लेते हैं, उसके बाद रोमन रेंस के हिस्से में जो आया वो कर लेंगे। उल्टा चलेगी कहानी उल्टी कि देखते हैं रोमन रेंस के पास क्या है, फिर देखते हो दूसरों के हिस्से में क्या आ रहा है। कंसिडरिंग जो पिछले रोमन रेंस ने सारी की सारी रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, तो यहाँ से अब रोड टू रेसलमेनिया इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कार्ड भले ही लग रहा है कि प्रिडिक्टेबल है, लेकिन वो होने के साथ साथ अनप्रिडिक्टेबल भी है क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में डब्ल्यूडब्ल्यूई खेल सकती है। और उस लिस्ट में शायद अब ड्रू मैकिंटायर का नेम भी आ चुका है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।